हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की बात करने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके जो है पूरे के पूरे 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि लेखक का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। जो आपका 24 फरवरी को आपका एग्जाम है ना हिंदी का, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, क्योंकि यही जो है जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा। और मैंने आपको जो है टॉप के 5 है ना, टॉप के 5 जीवन परिचय बताए हैं लेखक और कवि के। अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। 10 में से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जो कि आप जानते हैं लेखक के 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है और कवि का, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। और ये जो है आपको डेट याद रखनी है ना, 1884 से 1941 तक, है ना। ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ इनका जीवन परिचय। आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, है ना। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। तथा माता का नाम क्या था? विभाषी देवी था, विभाषी देवी था। ये आप याद रखेंगे। देन इसके बाद आपको लिखना है, इनकी माता बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जो इनकी माता जी थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई थी। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये बचपन में जो गणित में काफ़ी कमज़ोर थे, तो इस वजह से जो है आगे की पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू नहीं की, पढ़ नहीं पाए, है ना। इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। अब देखिए, गहन अध्ययन का मतलब होता है डीप नॉलेज, है ना। इन्होंने जो है संस्कृत, उर्दू और फारसी, इनमें जो है डीप नॉलेज गेन की, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में कला के अध्यापक रहे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जो है मिर्ज़ापुर के, है ना। अब जैसे आप जानते हैं बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो मिर्ज़ापुर के एक मिशन कॉलेज, है ना, मिशन स्कूल एक नाम है, उसमें जो है इन्होंने कला के अध्यापक के पद पर ये रहे थे, है ना। कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा है विद्यालय है। इसमें जो है हिंदी के प्रधान अध्यापक रहे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो जो है हिंदू, है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसके पद पर रहे? हिंदी के प्रधान अध्यापक, है ना, उसके पद पर रहे। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह से जो है आप इनका पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। और ये बिल्कुल सटीक जीवन परिचय है। इसमें जितना मैंने लिखा है इतना ही आपको लिखना है, बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेल कर लिख देते हैं ना, पूरी कॉपी भर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, लिखना आपको सफिशियंट है, जितना आपको लिखना है आपको सटीक लिखना है ना। ऐसा नहीं कि आप बनाकर कुछ भी लिख दे रहे हो। तो ऐसा करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए भाई, जीवन परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? रचनाएं, शैली, भाषा, ये सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। अब देखिए, रचनाएं में आप इनकी रचनाएं लिख देंगे, जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो फेमस रचनाएं कौन सी है? मित्रता, चिंतामणि आदि, है ना। आदि रचनाओं का प्रयोग किया है। किन्होंने इनका जो है प्रयोग किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, मित्रता और चिंतामणि, ये काफ़ी फेमस है, तो आप इन्हें लिख सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, शैली बोला जाता है, तो शैली में आप भावात्मक, चित्रात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। देखिए, शैली जो है ज़्यादातर कॉमन ही होती है ना, सभी के जीवन परिचय में एक ही रहती है। तो आप देख लेना, कुछ जो जीवन परिचय है उसमें डिफरेंट हो जाती है। तो आप भावात्मक, चित्रात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, भाषा की बात करें, है ना। भाषा तो इन्होंने जो है खड़ी बोली, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो है किस किस भाषा का उपयोग किया है? तो आप देख सकते हैं, खड़ी बोली, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का जो है प्रयोग किया है
है ना। तो ये जो है आपका जीवन परिचय हो जाएगा किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जीवन परिचय होने वाला है। आप जो है वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हो, और या फिर आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF मैंने कहाँ पर प्रोवाइड की है, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में, है ना। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको इसकी PDF देखने को मिलेगी। वहाँ से आप उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको फ्री में जो है अपलोड करा देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो भैया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार कर सकें और अपने हिंदी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है और इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखिए 2025 में जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम है ना, 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको पेपर मिलेगा तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में ये जीवन परिचय डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा जीवन परिचय याद कीजिए ना जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। ऐसा वैसे आप याद ही ना करिए। तो मैंने जो है आपको क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए 5 जीवन परिचय बताए हैं, जो कि 2 लेखक और 3 कवियों के होने वाले हैं। और इन 5 जीवन परिचय में से ही आपके 10 में से 10 नंबर पक्के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं भाई, लेखक का 5 नंबर में आएगा और कवि का 5 नंबर में जीवन परिचय आता है। तो अगर आप वो 5 जीवन परिचय याद कर लेते हो तो आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, है ना। ये आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी इन नंबर को नहीं काट सकता। देखिए जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक होता है, इसे तो आप 100% कवर करेंगे, क्योंकि इसके नंबर आप फिक्स कर सकते हो, है ना। तो अब बात करते हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा, सही तरीका बताऊंगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इनकी सन याद रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए 1889 से 1937 तक, है ना। 1889 से 1937 तक ये आपको याद रखना है। ये आपको शॉर्ट नोट्स में थ्रू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है भाई, जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी के सराय गोवर्धन में। और परिवार कौन सा था? तो सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। देन इसके बाद आपको लिखना है इनके पिता का नाम क्या था भाई, देवी प्रसाद साहू, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद साहू। इनके माता का नाम भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए माता का नाम क्या था, मुन्नी देवी था, है ना। माता का नाम मुन्नी देवी था, तो आप इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, है ना। वो इंक्लूड नहीं किया था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया है। एंड इसके बाद आप इनके दादा का नाम भी लिख सकते हो, है ना। तो इनके दादा का नाम क्या था, शिवरत्न साहू, है ना। शिवरत्न साहू इनके दादाजी का नाम था, ये आप याद रखेंगे। ये शिवाजी के परम भक्त थे। कौन? इनके दादाजी जो थे वो शिवाजी के परम भक्त थे। इनके पिता, है ना, इनके पिता जो देवी प्रसाद साहू है ना, इन्होंने जो है कलाकारों, है ना, यहाँ पर देखिए कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। यानी कि जो इनके पिता थे कौन, देवी प्रसाद साहू जी, वो जो है कलाकारों का आदर बहुत सम्मान से करते थे, है ना। विख्यात थे, है ना, आदर बहुत ही सम्मान से करते थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिता जो कि देवी प्रसाद साहू जी हैं, है ना, वो जो है काशी में उनका बहुत ही सम्मान था, है ना। बहुत ही उनका नाम था। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्यूंस कॉलेज में हुई। अब देखिए ये आपको याद रखना पड़ता है ना, जो मेन टॉपिक होता है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो काशी में हुई थी। कौन से कॉलेज में? क्यूंस कॉलेज में हुई थी, ये आपको याद रखना है ना। इनका पढ़ाई में मन न लगने के कारण इनके बड़े भाई, है ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इनका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उसके कारण जो है इनके बड़े भाई ने जो इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न साहू, है ना।
शंभू रत्न साहू। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो है इनके बड़े भैया का नाम क्या था, शंभू प्रसाद साहू, है ना, सॉरी शंभू रत्न साहू ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया। अब देखिए कॉलेज में तो ये पढ़ते नहीं थे, है ना, तो इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न साहू, इन्होंने जो है इनकी शिक्षा का प्रबंध कहाँ पर कर दिया, घर पर ही कर दिया, है ना, घर पर ही टीचर आके पढ़ाने लगे। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने ही किया। अब देखिए इनके जो माता पिता हैं वो जो है इन्हें बचपन में ही छोड़ गए थे, तो ऐसे में क्या हुआ, इनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न साहू, है ना, तो उन्होंने ही जयशंकर प्रसाद जी का पालन पोषण किया, है ना। इनके पिता के समय से ही, है ना, इनके पिता के समय से ही इन पर भारी ऋण का बोझ था। अब देखिए इनके पिता के समय से ही इन पर काफ़ी सारा कर्जा हो गया था, है ना, तो ये जो काफ़ी बोझ था किसका, ऋण का, है ना, काफ़ी भारी बोझ था ऋण का। इन्होंने कर्ज उतारने के लिए, है ना, इन्होंने कर्ज उतारने के लिए सब संपत्ति बेच दी, है ना। अब देखिए बेची किसने थी, तो भैया जो शंभू रत्न साहू थे ना, तो उन्होंने जो है सारी संपत्ति ही बेच दी। क्यों, कर्ज उतारने के लिए, है ना, भाई कर्ज तो देना ही पड़ता है, तो कर्ज उतारने के लिए वो सारी संपत्ति बेच दी। अब देखिए 48 वर्ष की अल्पायु में, है ना, 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, है ना। जो जयशंकर प्रसाद जी थे तो उनका जो है 48 वर्ष की आयु में ही इनका जो है स्वर्गवास हो गया था। और डेट आपको याद रखनी है, सन आपको याद रखनी है 1937, है ना, 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये बिल्कुल सटीक तरीका है ना, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। और ये डेफिनेटली पूछे जाने वाला जीवन परिचय है, तो क्यों ना इसे पहले तैयार किया जाए। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वो जीवन परिचय लिख देते हैं लेकिन रचनाएं नहीं लिखते हैं। ऐसा करने पर आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो जीवन परिचय है वो पूरे 5 नंबर में नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं, लेकिन वो 5 नंबर में नहीं होता है, वो 3+2 के रूप में डिवाइड होता है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, 3 नंबर में तो आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में आपकी रचनाएं होती हैं, है ना, रचनाएं या कीर्तियाँ। अब देखिए रचनाओं में आपके क्या लिखना है, जो फेमस रचनाएं हैं वो आप लिख दीजिए, सिंपल। अब देखिए इनकी जो है फेमस रचनाएं कौन सी हैं, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, आकाश, है ना, आदि रचनाओं का प्रयोग किया। इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए ये सबसे सटीक तरीका है, अगर आपने रचनाएं भी लिखी हैं और जीवन परिचय भी लिखा है तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको नंबर लेने से। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, मैंने लेखक के सिर्फ 2 जीवन परिचय बताए हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों जीवन परिचय को तैयार करता है ना तो उसके 10 में से 10 नंबर यानी 5 नंबर, है ना, क्योंकि अभी तक जो है लेखक के ही बताए हैं, कभी के मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो 5 नंबर उसके जो है फिक्स हो जाएंगे, जिसने अगर 2 याद कर लिए तो, है ना। और 3 में आपको जीवन परिचय बताऊंगा जो कि कवियों के होने वाले हैं, और उन्हें भी अगर किसी स्टूडेंट ने तैयार कर लिए तो उसके भैया 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, फिक्स हैं, है ना, उसके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से भैया आज की इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर से कीजिएगा, है ना, वीडियो को 1 लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। और बात करें आपको इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ना। PDF मैं आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जाइएगा, वहाँ पर आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलने वाली है PDF, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तैयार कीजिएगा। देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको ये तैयार करना ही करना है। और प्रीवियस वीडियो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वही वो 5 नंबर गवा रहे हैं ना, 5 नंबर आप गवा रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है 2 जीवन परिचय बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना लेखक के, तो 2 ही आपको तैयार करनी है, ज़्यादा तैयार भी नहीं करनी है। तो 2 जीवन परिचय तैयार करते हो तो आप अपने 5 नंबर पूरे फिक्स कर लेते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कवि का जीवन परिचय बताऊंगा जो कि 5 नंबर देगा, यानी कि पूरे के पूरे 10 नंबर आप कंप्लीट करने वाले हो, है ना। मैं आपके लिए 5 जीवन परिचय बताए हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो अगर आप 5 जीवन परिचय तैयार करते हो तो आपके बिल्कुल 10 में से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे, है ना, फिक्स हो जाएंगे, इसे कोई भी नहीं काट सकता। तो आज की इस वीडियो में हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय हम किस तरह से लिखें जिससे कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। अब देखिए भाई इनका जीवन परिचय लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, तो देखिए भाई
भक्तिकालीन के महाकवि। अब देखिए जो सूरदास जी हैं वो भक्तिकालीन के महाकवि थे, है ना। तो आपको शुरुआत ही इस तरह से करनी है, भक्तिकालीन के महाकवि, है ना, सूरदास जी का जन्म। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग है, मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको मैंने और अच्छे से लिखने की कोशिश करी है ना। तो देखिए महाकवि, भक्तिकाल के महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478, है ना, याद रखना है, ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 1478 ईस्वी में पंडित राम प्रसाद जी के घर पर, है ना। अब देखिए पंडित राम प्रसाद जी के घर पर हुआ था, है ना। पंडित राम प्रसाद जी बड़े ही सारस्वत ब्राह्मण थे, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कटिंग क्यों की है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि इनके माता और पिता का नाम। देखिए कैसे लिखेंगे, इसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते थे। देखिए 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इसके बाद आपको लिखना है कि पंडित राम प्रसाद जी के घर पर हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था भाई, इनके पिता का नाम राम प्रसाद जी था। यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि घर पर हुआ था, आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोबारा बताते हैं, भक्तिकालीन के महाकवि, है ना, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम राम प्रसाद जी था, और इनके माता का नाम क्या था, जमुना दास था। पंडित राम प्रसाद जी बड़े ही सारस्वत ब्राह्मण थे। इस तरह से आपको लिखना है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला है वैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी तो इसलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई। एंड इसके बाद आपको लिखना है, कुछ विद्वानों का कहना है ना, कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। देखिए काफ़ी सारे विद्वानों का कहना होता है, तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई सूरदास जी का जन्म जो है ना वो सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी का जन्म से ही, यानी कि सूरदास जी जो है जन्म से ही अंधे थे, ऐसा भी मानना है कई लोग, है ना। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक विद्वानों का मतभेद है। यानी अभी तक जो पता ही नहीं, क्लियर नहीं है, बट कहते हैं कई लोग कि जो सूरदास जी हैं वो जन्म से ही अंधे थे, और थे या नहीं इस पर जो है इसके संबंध में जो है काफ़ी विद्वानों का मतभेद है ना। और कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी के जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये बात सही है भाई, आपने सूरदास जी के दोहे तो पढ़े ही होंगे भाई, क्या दोहे हैं, है ना। तो उनके जैसा वर्णन, है ना, कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बिल्कुल रियलिटी है। एक बार सूरदास जी अपने गुरु, है ना, अब देखिए सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सूरदास जी अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से मिलने गऊ घाट पहुँचे। कहाँ पर वो पहुँचे मिलने के लिए, गऊ घाट पहुँचे। अब देखिए और उन्होंने जो है स्वरचित एक पद, है ना, उनका एक खुद का रचा हुआ एक पद था जो कि उन्होंने गाकर सुनाया, कि नहीं, वल्लभाचार्य जो कि उनके गुरु थे, उनको एक अपना स्वरचित पद गाकर सुनाया, है ना। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी ने उन्हें तहे दिल से अपना शिष्य मान लिया, है ना। उन्होंने जो है तहे दिल से अपना शिष्य मान लिया, कि नहीं, जो सूरदास जी थे उनको अपना तहे दिल से शिष्य मान लिया। अब देखिए वल्लभाचार्य जी के कहने पर वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। अब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई आप जो है कृष्ण लीला का गान करें, तो ऐसा कहने पर जो है सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास, है ना, जो गोवर्धन है उसके पास में सौली नामक स्थान पर, देखिए कौन सा स्थान है, स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, सौली नामक स्थान पर, और सन आपको याद रखना है 1583, है ना, 1583 ईस्वी में हुई। ये आपको लिखना है और ये बिल्कुल सफिशियंट है, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, बट आपको रचनाएं भी लिखनी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए वो करते क्या हैं, वो सिर्फ जीवन परिचय लिखाते हैं, रचनाएं नहीं लिखते हैं। तो ऐसा करने पे उन्हें 5 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रचनाओं के 2 नंबर फिक्स होते हैं, है ना। रचनाएं आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो रचनाएं याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय याद कर रहे हो तो उनकी 2 से 3 रचनाएँ आपको याद होनी ही चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई 5 नंबर चाहिए तो रचनाएं तो लिखने ही पड़ेंगी, क्योंकि जो 5 नंबर होते हैं वो 3+2 के रूप में डिवाइड होते हैं, ये आप जानते हैं।
आपके एग्जाम पेपर में जब आप देखेंगे ना तो आपको 3+2 इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब ये है 3 नंबर में आपका क्या है, जीवन परिचय है, और 2 नंबर में आपका क्या है, रचनाएं हैं, है ना। ये आपका तरीका होता है। अब देखिए रचनाओं में आपको क्या लिखना है। देखिए रचनाएं में आप लिख सकते हो भाई जो इनकी फेमस रचनाएं हैं। अब सूरदास जी की रचनाएं फेमस क्या है, सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। ये काफ़ी फेमस है, तो आपने 3 लिख दिया, बहुत है। बस 3 ही आपको लिखना है, या फिर 4-5 लिख सकते हो, बस इतना ही काफ़ी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेन चीज़ लिखा है, जो कि ऊपर आपको डाउट हो रहा होगा, है ना, कि माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम जमुना दास था और पिता का नाम क्या था, पंडित राम प्रसाद, है ना। ये आपको याद रखना है और इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना आप लिखेंगे तो आपको फुल और फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे ना, 5 में से 5 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से एक लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। कमेंट में आप मुझसे आंसर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपका कमेंट क्वेरी होगी उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। और इसकी अगर आप PDF चाहते हो, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स PDF चाहते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है ना वो करके ही दिया है ना, PDF में मैंने ये जो करेक्शन है वो आपको करके ही दिया है। तो आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर RV कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री होता है। आपके लिए 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारा कुछ किया है। जो कि तुलसीदास जी हैं उनका जीवन परिचय हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से आपको लिखना है ना, सटीक तरीका बताएंगे जिससे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना बकवास किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए भाई तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे शुरू करना है। तो देखिए तुलसीदास जी का जन्म, है ना, जन्म से शुरू करते हैं। तो देखिए भाई जन्म कब हुआ था, 1532, है ना। ये आपको याद रखना है, जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है यानी सन होती है वो आपको याद रखना है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, है ना। कहाँ पर हुआ था, राजापुर नामक गांव में। राजापुर नामक गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब देखिए इनकी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और अगर आपने जो तुलसीदास जी है ना इनकी कहानी एक बार पढ़ ली ना, सिर्फ एक बार, है ना, तो मूवी के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इनका जीवन परिचय याद करना ज़्यादा कठिन बात नहीं है, तो आप इन्हें तो जो है बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। होता क्या है देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, तथा इनकी माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था हुलसी देवी, है ना, हुलसी देवी इनके माता का नाम था। इनके माता पिता ने, है ना, इनके माता पिता ने इनका बचपन में ही त्याग कर दिया। अब त्याग क्यों किया था भाई, इसका रीज़न जो है इसमें अगर इंक्लूड होगा तो आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज आप जो है चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, आपकी बुक में लिखा है तो वो पूरी कहानी लिखी है, उसे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके माता पिता ने त्याग क्यों किया था, है ना। इनका जीवन बहुत ही विपत्तियों में बीता। देखिए जो तुलसीदास जी है ना इनका जो लाइफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी इनकी लाइफ थी, विपत्तियों से जूझ रहे थे, है ना। इनको जो है त्यागने के बाद यह एक मंदिर में पहुँचे। वहाँ के प्रसिद्ध बाबा, अब देखिए बाबा का नाम याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हरिदास, है ना, हरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया। अब देखिए हुआ क्या, जब इनके माता पिता ने भाई इनको त्याग दिया तो अब कहीं ना कहीं तो ये जाते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि सड़क पर रहते। तो ऐसा करने पर जो है त्यागने के बाद ये जो है बाबा ये जो है एक मंदिर में पहुँचे, है ना, मंदिर में पहुँचे। वहाँ के जो है प्रसिद्ध बाबा थे एक, जिनका नाम था हरिदास, है ना, हरिदास। उन्होंने जो है इनका पूरा पालन पोषण किया, है ना, पूरा जो है इनका पालन पोषण किया और इनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। देखिए कितने अच्छे बाबा थे जो इनको जो है ज्ञान भी दी और जो है भक्ति की शिक्षा दे रहे थे, है ना। अब देखिए इनके जो है तुलसीदास जी के माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और उसके बाद जो है ये पहुंच गए एक मंदिर में, जहाँ के प्रसिद्ध बाबा कौन थे, हरिदास जी। हरिदास जी ने जो है इनका पूरा पालन पोषण किया और इनको ज्ञान भी दिया, है ना, भक्ति की शिक्षा दी, इतना सारा कुछ इनके लिए किया। इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री से हुआ। अब देखिए इनका विवाह किससे हुआ था, यानी जो तुलसीदास जी हैं इनका विवाह दीन बंधु पाठक, ये आपका नाम है किनका, जो इनकी लड़की थी, है ना, इनकी लड़की थी, इनकी पुत्री थी, है ना, पुत्री जो कि नाम था रत्नावली, है ना, रत्नावली से हुआ। अब देखिए जो तुलसीदास जी थे उनकी जो है विवाह किनके साथ हुआ था, रत्नावली के साथ। और रत्नावली के पिता का नाम क्या था, दीन बंधु पाठक। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। यह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। कौन, जो तुलसीदास जी थे ना, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा
प्रेम करते थे, है ना। अब देखिए प्रेम में हुआ क्या, एक बार इन्होंने अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को मोह माया और भोगों से मुक्त कर दिया। अब देखिए होता क्या है, इसमें जो है वो चीज़ नहीं लिखी है। आप जब कहानी में लिखेंगे, कहानी पढ़ेंगे ना तुलसीदास जी की, तो आपको पता लगेगा इतना ज़्यादा जो है गहन प्रेम करते थे। एक बार हुआ क्या, इनकी पत्नी जो है बिना बताए मायके चली जाती है। तो होता क्या है, ये रात में ही, है ना, रात में ही लगभग बहुत ही अंधेरी रात हो रही थी और उस वक्त जो है बारिश भी हो रही थी। तो बिल्कुल नदियाँ पार करते हुए, है ना, पहुँच जाते हैं और इतने प्रेम में अंधे हो गए थे कि सांप को रस्सी समझ लेते हैं और पहुँच जाते हैं उनके घर, है ना, ऐसा करते हैं। फिर होता क्या है, इनकी पत्नी क्या है, फटकार देती है। फटकारती क्यों है भाई, कहती कि इतने प्रेम तुम मुझसे करते हो ना, इतना प्रेम अगर आपने किसी ईश्वर से किया होता ना तो आप कुछ प्राप्त कर लेते, है ना, ऐसे करके डांट देती हैं, फटकार देती हैं। तो होता क्या है, पत्नी की फटकार से, है ना, तुलसीदास जी को मोह माया और भोगों से मुक्त कर देती हैं। कौन, रत्नावली, है ना। रत्नावली अगर नहीं डांटती, फटकारती तो ऐसा होता ही नहीं, है ना। तो उनकी फटकार जो है उनके दिल पर लग जाती है और फिर जो है इनके हृदय में राम भक्ति जागृत होती है। देखिए फटकार के बाद जो है इनके हृदय में, किनके, तुलसीदास जी के जो हृदय है, दिल में राम भक्ति जागृत होती है और इन्होंने अपने घर को त्याग कर, है ना, अब जो तुलसीदास जी हैं भाई अपने घर को ही त्याग देते हैं और कुछ दिनों के लिए वह काशी में रहते हैं, काशी में ही रहे। इनके बाद मतलब इसके बाद ये अयोध्या चले गए, यानी कि अपना घर त्यागने के बाद ये कुछ दिनों के लिए काशी में रहे और उसके बाद जो है अपने अयोध्या चले गए, है ना, अयोध्या चले गए। कौन, तुलसीदास जी। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए आगे और भी है बट हमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्योंकि हम भाई पूरी कहानी तो लिख नहीं सकते हैं ना, कहानी तो बहुत ही बड़ी है ना, कहानी तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन हम भैया बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो पूरी कहानी लिखेंगे तो हालांकि हमें आता है लेकिन एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, लास्ट में लिख देना है तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। ये मैंने जो लिखा है ना, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मैं ये भी लिख दूँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। और आप जो है इनकी कहानी ज़रूर पढ़िएगा, यूट्यूब पर अगर देखिएगा सर्च करके, अगर आपको लेक्चर वीडियो मिल जाए, है ना, एनिमेशन वीडियो मिल जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए, है ना। ये जीवन परिचय आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है इसे जो है अच्छे से समझा है और मेरे दिमाग में ही फिट है ना। तो ऐसी कहानी है, अगर आपने जो है इसे अच्छे से समझ लिया ना तो आपको जो है ये रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, कई स्टूडेंट जो है तीन ही मतलब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीवन परिचय लिख देते हैं लेकिन रचनाएं ही नहीं लिखते, है ना। ऐसा करने पर आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर की आप उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपकी 5 नंबर होते हैं ना वो कैसे डिवाइड होते हैं, 5 नंबर आपके 3+2 के रूप में डिवाइड होते हैं। यानी कि आपका जीवन परिचय सिर्फ 3 नंबर का होता है और जो आपका 2 नंबर का होता है ना, 2 नंबर की आपकी क्या होती है भाई, रचनाएं होती हैं। अगर आप रचनाएं लिखेंगे तो आपको 2 भी मिल जाएंगे, यानी पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप रचनाएं नहीं लिखते हो तो सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लें क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। अब देखिए रचनाओं में आपको क्या लिखना होता है, देखिए रचनाओं में आप लिख सकते हो भाई जो कि इनकी फेमस रचनाएं हैं ना। फेमस रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए जो तुलसीदास जी इनकी फेमस रचनाएं हैं, रामचरितमानस, है ना, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये जो है मेन जो है इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी फेमस है। तो आप जो है इन 3 को ही लिख देंगे, मैक्सिमम आप 3 लिख सकते हो या फिर 4-5 भी लिख सकते हो, बस इतना ही करना है। लेकिन कम से कम आपको 3 तो लिखनी ही पड़ेंगी, बस आपको इतना ही करना रहता है एंड आपको पूरे के पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और अगर आपने अभी तक भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला। तो आपको करना क्या भैया, इसमें आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है एंड अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि भाई 5 नंबर की बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको जो है 2 जीवन परिचय बता दिए हैं, किनके, कवि के। एक जीवन परिचय और बचा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जो है काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम पर मिलेगी, यानी कि कल या परसों आपको मिल जाएगी, है ना। आज के लिए आपको करना क्या है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नोट कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF चाहते हो, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है PDF चाहते हैं तो PDF आपको क्लास के PDF में सारे के सारे स्टडी मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री होता है और आपको जो है वहाँ पर सभी प्रकार की PDF मिल जाएंगी जो भी आपके स्टडी के लिए लाभदायक होंगी।
तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। वहाँ पर आपको ये सब जो है बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको पैसे पेड करने हैं, आपके लिए सारा कुछ फ्री है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला जीवन परिचय जो कि महादेवी वर्मा जी का होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। अब भाई ये जो जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। अगर आप भी भाई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हो तो इस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी को है ना। 24 फरवरी को जो है आपको यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में जीवन परिचय देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी तक दो जीवन परिचय लेखक के और 2 जीवन परिचय कवियों के बता दिए हैं, और आज ये तीसरा जीवन परिचय कवि का बताने वाले हैं, जो कि कवियत्री हैं, जो कि है महादेवी वर्मा जी, है ना। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को तो कंप्लीट देखिएगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को तो कंप्लीट देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है जिससे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जितना मैंने बताया है अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई आपको शुरुआत किस तरह से करना है ना जीवन परिचय लिखने की। तो आपको लिखना है भाई महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, है ना। ये आपको याद रखना है, यही जो है मेन इम्पोर्टेंट होता है ना। जो आपकी सन होती है ना, जो भी कवि या लेखक हैं, कवियत्री हैं, उनकी जो सन होती है ना जन्म और मृत्यु की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि टीचर्स जो है इसे देखकर ही नंबर दे देते हैं। क्योंकि देखिए ये आपने याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 से 6 जीवन परिचय याद करते हैं और इधर उधर कर देते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे, है ना। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, है ना, गोविंद प्रसाद था। और माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी देवी था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हें आप याद रखेंगे। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी माता जी जो थी वो धार्मिक स्वभाव की महिला थी। महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत में स्नातक, है ना, स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्होंने जो है संस्कृत में इतना गहन अध्ययन कर लिया था कि इन्होंने जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। अचीवमेंट थी इनके लाइफ में। इनके नाना जी को ब्रज भाषा में कविता करने का शौक था। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके नाना जी जो थे ना, वो ब्रज भाषा में बहुत ही कविता करते थे और उन्हें बहुत शौक था, है ना, ऐसा करने का। तो नाना एवं माता, है ना, नाना एवं माता के इन्हीं गुणों का प्रभाव महादेवी वर्मा जी पर पड़ा, है ना। जो नाना जी थे और माता जी थे, जो इनके गुणों का स्वभाव जो है, प्रभाव जो है किन पर पड़ा? महादेवी वर्मा जी पर पड़ा। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो गया। अब देखिए 9 वर्ष की आयु बहुत कम होती है ना, तो 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ? स्वरूप नारायण वर्मा, है ना। ये किनका नाम है? इनके पति का नाम है ना, स्वरूप नारायण वर्मा के साथ जो है इनका विवाह हो गया। कितनी आयु में? 9 वर्ष की आयु में। ये आपको याद रखना है। बहुत ही छोटी उम्र में इनका जो है विवाह कर दिया गया, है ना। इन्हीं दिनों, है ना, इन्हीं दिनों इनके माता का स्वर्गवास हो गया। देखिए अब जब शादी हो गई थी तो इन्हीं दिनों में जो है इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद इनकी माता का साया सिर से उठ जाने के बाद, है ना, अब देखिए महादेवी वर्मा जी है, उनके माता का साया उनके सर से उठ गया था। ऐसा जो है होने के बाद भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। देखिए ऐसा होने पर काफ़ी जो है लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी जो है समझ रही थी और जो है इन्होंने इतना होने के बाद भी अपने अध्ययन को जारी रखा और बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रही। देखिए
अब इन्होंने जो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा और एक पद पर भी जो है प्रधानाचार्य एज अ प्रिंसिपल रही थी। कौन सी पोस्ट पर? जो प्रधानाचार्य थे वो, और प्रयाग महिला विद्यापीठ है ना में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रहीं। अपने मधुर गीतों से है ना, अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महान कवयित्री 1987 है ना, यहाँ पर आप देखेंगे 1987 ईस्वी में सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गई। इस तरह से आपको इसकी एंडिंग करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई 1987 यानी कि 1907 ईस्वी से 1987 तक है ना, ये आपको याद रखनी है। सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए भाई, अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महान कवयित्री सन 1987 ईस्वी में सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गई। इस तरह से आपको ये जीवन परिचय लिखना है और बिल्कुल सटीक है और सफिशियंट है। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, जीवन परिचय लिखेंगे बीच में कुछ और ही ऐड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो और टीचर के नज़र में आ जाता है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर आप लिखते हो ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, जीवन परिचय तो लिख देंगे लेकिन रचनाएं या कीर्तियाँ लिखना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए, देखिए 3 नंबर में आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में आपकी क्या होती हैं? रचनाएं होती हैं। तो आपको रचनाएं लिखना कंपलसरी है ना। तो रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे जिनका भी जीवन परिचय आप याद कर रहे हैं। तो रचनाएं की बात करें तो देखिए काव्य में और गद्य में जो महादेवी वर्मा जी है ना, ये काव्य और गद्य दोनों में प्रचलित है, यानी कि फेमस है, यानी कि दोनों में इनका भूमिका है ना। इन्होंने जो है दोनों में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो दोनों में यानी कि लेखक भी हैं, है ना। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो लेखक भी हैं और कवि भी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, लेखक और कवयित्री दोनों ही हैं। तो काव्य रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ेगी और गद्य रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ेंगी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, काव्य रचनाओं में आप लिख सकते हो जो फेमस रचनाएं होती है ना, वो आपको लिखना रहता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 या 4 लिखना होता है। कम से कम आपको 3 रचनाएं लिखनी है। देखिए निहार, नीरजा, रश्मि, इतना आप लिखते हो ना, काफ़ी है ना। 3 आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लिखना है। गद्य रचनाएं में आप लिख सकते हो भाई फेमस, जैसे कि अतीत के चलचित्र, है ना, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं इनकी। तो इन्हें आप लिख देंगे ना तो काफ़ी है। तो इस तरह से अगर आप जीवन परिचय करते हो तो डेफिनेटली आपको काव्य में है ना, जो आपके कवि का जीवन परिचय 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। और भाई आज की इस वीडियो में है ना, आज की इस वीडियो से आपके पूरे 5 जो जीवन परिचय हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इन 5 जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है, तो उसके जो है बिल्कुल 10 में से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, है ना। 10 में से 10 नंबर उसके बिल्कुल फिक्स हैं, कोई भी उसके नंबर नहीं काट सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं भैया कि आपको रेगुलर आने वाली वीडियोस को देखेंगे तभी आप कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो अपने नंबर फिक्स करते हुए जा रहे हैं और उनका स्कोर भी अच्छा रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड चैनल पे नए हो भैया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि फिर आपको जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सिलेक्ट करिएगा। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैंने कहाँ पर प्रोवाइड की है, तो भाई PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और वहाँ पर सर्च करना है PCM लाइव लर्निंग, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।